नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने, मैं जय सर, आज हम आप लोगों के सामने जो है हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास पे चर्चा करेंगे, जो कि आपको अक्सर परीक्षा में ये समास के बारे में 2-4 क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे ही जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है समास। इस पर हम कई आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक के माध्यम से समास को कैसे पकड़ेंगे, कौन सा समास अव्ययी भाव है, कौन सा समास तत्पुरुष है, कौन सा बहुब्री है। तो आइए हम समास पे चर्चा करते हैं। ठीक है। समास टॉपिक का नाम है हमारा समास। ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि समास होता क्या है, समास कहते किसे हैं। अक्सर परीक्षा में आपको समास की परिभाषा को लेकर के भी सवाल पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो समास को हम अगर देखा जाए तो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। यहाँ पर हम जो है 2 शब्दों का योग होता है समास में, और जब संधि आपको पीछे जब कभी भी पढ़े होंगे तो संधि में वर्णों का योग होता था। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि शब्दों का जब योग होगा तो क्या होगा, समास होगा। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। और जो परस्पर संलग्न शब्द होते हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह भी कई परीक्षा में पूछा जाता है कि समास विग्रह होता क्या है, कि जो शब्द परस्पर रहते हैं उनको अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और एक चीज़ और समास की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देना समास का मुख्य प्रयोजन होता है। समास का मुख्य प्रयोजन क्या है, कम से कम शब्दों में अपनी बातों को जो है अधिक से अधिक कहना, ये समास का मुख्य प्रयोजन होता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि समास में 2 शब्दों का योग होता है। ये चीज़ आप नोट करेंगे, 2 शब्दों का योग। आपसे अक्सर परीक्षा में ये चीज़ पूछा जाता है कि समास में 2 शब्दों का योग, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। जबकि संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते थे। यहाँ समास में 2 शब्दों का योग होता है, इसे हम समास कहते हैं। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे हम आते हैं जो है समास के भेद। समास के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। समास के भेद। समास के भेद कितने भेद होते हैं? 6 भेद। मुख्यतः 6 प्रकार माने गए हैं। कितने प्रकार माने गए हैं? 6 प्रकार। 6 प्रकार के समास होते हैं। उसमें हमारा देखा जाए तो सबसे पहला समास होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है बहुब्रीहि समास। तो ये सब चीज़ें हम क्रम बाय क्रम ध्यान देते हुए आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहला हमारा कौन सा महत्वपूर्ण समास है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता क्या है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि पहला पद किस समास का प्रधान होता है? अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। समस्त पद क्या होता है? अव्यय होता है। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। और मान लीजिए अव्ययी भाव का एक समास का उदाहरण हम देख लेते हैं। मान लीजिए यथा शक्ति है, यथा शक्ति, यथा शक्ति। तो
इसमें देखिए पहला पद प्रधान होता है, पहला पद यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि पहला पद प्रधान होता है किस समास में? अव्ययी भाव समास में। इसमें क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि पहला पद किस समास में प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। उदाहरण के लिए हम देखें जैसे यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, इसमें यथाशक्ति में पहला पद यथा प्रधान है, शक्ति के अनुसार, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। और एक चीज़ ये होता है कि इसमें अव्ययी भाव समास में अक्सर जो है उपसर्ग का प्रयोग होता है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। जैसे शक्ति के पहले यथा उपसर्ग, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। ट्रिक के लिए आपको बता दे रहे हैं कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग, उपसर्ग का प्रयोग किस समास में होता है? अव्ययी भाव समास में, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो अव्ययी भाव समास में ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय होता है, पूर्व पद अव्यय होता है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे इसी प्रकार यथा विधि, एक और उदाहरण है यथा विधि। अगला उदाहरण हमारा क्या है? यथा विधि मतलब विधि के अनुसार। इसका जब विग्रह करेंगे क्या होगा? विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, ये चीज़ ध्यान देंगे। ये अक्सर आपको परीक्षा में पूछा गया उदाहरण हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। यथाशक्ति कई परीक्षाओं में आपको पूछा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यहाँ पर हमारा जो है अव्ययी भाव समास होता है। यथाविधि में कौन सा समास है? यहाँ भी हमारा अव्ययी भाव समास है, इसका विग्रह करने पर विधि के अनुसार। और ये चीज़ ध्यान देंगे कि जो है अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग होता है, यथाविधि में यथा उपसर्ग आपको सब पहले लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे हमारा इसी प्रकार जो है अव्ययी भाव समास में और भी कई उदाहरण हैं। जैसे आपका हो गया यथा रुचि, यथा रुचि, यथा रुचि, ये चीज़ ध्यान देंगे। आगे है आजन्म, आजन्म। इसी प्रकार कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण के रूप में आते हैं, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अक्सर आपको परीक्षा में ये चीज़ पूछा ही जाता है। ठीक है, समास के क्रम में हम आगे इसी प्रकार बढ़ते हुए चलते हैं। जितने भी उदाहरण आपको बताते हुए चल रहे हैं ये सब अक्सर परीक्षा में आपसे पूछा ही गया है या पूछे जाने की संभावना है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अगले हमारा जो उदाहरण आ जाता है अव्ययी भाव समास में समक्ष, समक्ष, इसमें भी जो है अव्ययी भाव समास है। उसी प्रकार परोक्ष, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रत्यक्ष, इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। बेकाम, बेकाम, इसको विग्रह करेंगे बिना काम का, क्या होगा? बिना काम का, बिना काम का। इसी प्रकार से और भी कई उदाहरण इसके। प्रतिदिन, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण इसका है प्रतिदिन। प्रतिदिन को जब हम विग्रह करेंगे दिन दिन, इसका विग्रह होगा दिन दिन। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो अव्ययी भाव समास के रूप में जाने जाते हैं। इसी अक्सर परीक्षा में आपको पूछा गया है कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, इसमें हमारा अव्ययी भाव समास है। बेकाम में कौन सा समास है, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। समक्ष में कौन सा समास है, परोक्ष में कौन सा समास है, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है। तो ये कई उदाहरण हैं जो आपको अक्सर परीक्षा में
पूछे ही गए हैं, तो इस पर हम ध्यान देंगे कि इसमें अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास की खास विशेषता है कि इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। केवल एक ही ये समास है जिसमें उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो दूसरा हमारा जो समास आ जाता है दूसरे प्रकार में, तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दूसरा समास के प्रकार में तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास होता क्या है। अक्सर परीक्षाओं में आपको परिभाषा से लेकर के एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो इसमें जो है पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? गौड़ होता है। पहला पद गौड़ होता है और अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद प्रधान होता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो ये करके कई परीक्षा में आपसे पूछा गया, तो अंतिम पद प्रधान होने वाले समास हमारा तत्पुरुष समास होता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या था? प्रधान था। अब तत्पुरुष समास में अंतिम पद हमारा क्या है? प्रधान है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो इसमें ध्यान देना है कि पहला पद गौड़ होता और अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अक्सर आपसे परीक्षा में ये चीज़ पूछा गया है कि अंतिम पद प्रधान वाला कौन सा समास होता है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास होता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और तत्पुरुष समास में खास करके ये चीज़ होता है कि इसमें जो अंतिम पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेषता बताता है और दूसरा पद विशेष होता है। प्रथम पद क्या होता है? विशेषता बताता है। विशेषता। और अंतिम पद विशेष होता है। विशेष। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद विशेषता बताता है और दूसरा पद विशेष होता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और अंतिम पद प्रधान होता है। प्रथम पद विशेषता और दूसरा पद विशेष वाला कौन सा समास होता है? हमारा तत्पुरुष समास होता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। कई बार आपसे परीक्षा में ये चीज़ पूछा गया है कि विशेषता और विशेष वाला कौन सा समास होता है? ये हमारा तत्पुरुष समास होता है। ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। और एक चीज़ और, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पूछा गया है परीक्षा में आपको तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार? 6 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला हमारा तत्पुरुष समास में आ जाता है हमारा कर्म तत्पुरुष। कौन सा आ जाता है? कर्म तत्पुरुष। एक एक करके हम आपको उदाहरण बताते हुए चलेंगे। ये चीज़ ध्यान देना है। पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। ये चीज़ ध्यान देंगे। कर्म तत्पुरुष वह होता है जिसमें पहला पद गौड़ और अंतिम पद प्रधान होता है और प्रथम पद विशेषता और दूसरा पद विशेष होता है। ये तो सही है तत्पुरुष समास में। इसमें जो है कर्म तत्पुरुष में इसमें क्यों है? कर्म जो है कर्म का लोप होता है। मतलब कर्म का कारक चिन्ह जो को होता है इसका लोप होता है। कर्म का कारक चिन्ह कौन सा होता है? को। कर्ता का ने होता है, कर्म का को का लोप होता है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। किसका लोप हो जाता है? को का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष में विभक्तियों का ही लोप होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि समास में क्या होता है? विभक्ति का लोप होता है। इसमें कर्म का लोप हो जाता है कर्म तत्पुरुष में। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि मान लीजिए आपको कर्म को का लोप होने वाला एक उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं, मनोहर। कौन सा उदाहरण है? मनोहर। मनोहर। तो इसका देखेंगे कि मनोहर में मन को हरने वाला, इसका जब विग्रह करेंगे क्या होगा? मन को हरने
मन को हरने वाला। मन को हरने वाला, इसमें देखिए मनोहर में को का लोप हो गया था, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हुआ। ये चीज हमें ध्यान देना है कर्म तत्पुरुष का। अगला उदाहरण देख लीजिए आपको सामने, गगन चुंबी, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है गगन चुंबी। इसमें भी को का लोप है, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। यहाँ भी देखिए को का लोप हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ, कर्म तत्पुरुष हुआ। तत्पुरुष तो है लेकिन तत्पुरुष में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष है। यहाँ को का लोप हुआ, इसलिए ये चीज ध्यान देना है कि कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप हो जाता है। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने, कर्म का को, करण का से। इसी प्रकार यहाँ पर कर्म का को का लोप हो गया, मनोहर में मन को हरने वाला। उसी प्रकार गगन चुम्बे, गगन को चूमने वाला। ये चीज ध्यान देना है कि यहाँ किसका लोप हो रहा है, वहां पर उसी प्रकार तत्पुरुष समास तो है लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है। मनोहर में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष। गगन चुंबी में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष। ये चीज ध्यान देना है। आगे हम आपको इसी में एक और उदाहरण दे रहे हैं, माखन चोर, माखन चोर। ये उदाहरण जो हम आपको बताते जा रहे हैं ये भी अक्सर परीक्षा में आपको पूछा ही गया है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। यहाँ भी को का लोप हुआ। गृहागत, घर को आगत। अगला उदाहरण कौन हो गया, गृहागत। इसमें भी आपका कर्म तत्पुरुष है, ये चीज हम ध्यान देंगे। स्वर्ग प्राप्त, एक और उदाहरण आपके सामने है, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ भी को का लोप हो गया, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष हुआ। ये चीज हम ध्यान देंगे। आगे इसी प्रकार एक और उदाहरण है जो है आपके सामने, स्वर्ग प्राप्त। ये चीज आपको स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, ये चीज हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष। अब इसी प्रकार जो है कर्म तत्पुरुष के बाद अगला हमारा आ जाता है करण तत्पुरुष। दूसरा तत्पुरुष का जो भेद है उसमें हमारा कौन सा आ जाता है, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ये चीज हम ध्यान देंगे, करण तत्पुरुष। तृतीया, करण किसका विभक्ति कारक में है, तृतीया। तृतीया करण तत्पुरुष। ये चीज हम ध्यान देंगे कि करण तत्पुरुष में से करण का लोप होता है। तृतीय का कौन सा चिन्ह है विभक्ति कारक में, से करण का लोप होता है। उसमें कर्म तत्पुरुष में को का लोप हुआ था और करण तत्पुरुष में से का लोप होगा। किसका लोप होगा, से करण का लोप। ये चीज हम ध्यान देंगे। इसी प्रकार आप समझ पाएंगे किसमें कौन सा समास है। कर्म तत्पुरुष कहाँ है, करण तत्पुरुष कहाँ है, तो इसमें से करण का लोप होगा। ये चीज आपको ध्यान देना है कि से करण का तत्पुरुष में मान लीजिए एक उदाहरण हम आपके सामने, शोकग्रस्त। उदाहरण में शोकग्रस्त। अब ध्यान देंगे कि शोकग्रस्त में कौन सा समास है, करण तत्पुरुष है। तृतीय, इसमें कौन सा समास है, करण तत्पुरुष है। ये चीज हम ध्यान देंगे। इसका जब विग्रह करेंगे तो शोक से ग्रस्त क्या होगा, शोक से ग्रस्त। शोक से ग्रस्त, ये चीज हम ध्यान देंगे। यहाँ तृतीया करण से करण का लोप होता है, शोक से ग्रस्त, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ, करण तत्पुरुष हुआ शोक ग्रस्त में। इसी प्रकार मद शून्य, हमारा अगला उदाहरण कौन सा है, मद शून्य, मतलब मद से शून्य। ये चीज इसका विग्रह करने पे दंड पीड़ित। अगला हमारा उदाहरण है दंड पीड़ित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, आपको परीक्षा में अक्सर ये चीज़
पूछा गया है कि दंड पीड़ित में कौन सा समास है, तो वहाँ हमारा करण तत्पुरुष है। मद शून्य में कौन सा समास है, तो वहाँ हमारा करण तत्पुरुष है, क्योंकि यहाँ से करण का लोप हो रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से हमारा श्रम साध्य, अगला उदाहरण कौन सा है, श्रम साध्य। यहाँ भी कर्म करण तत्पुरुष का पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि कौन सा समास कहाँ पर आ रहा है, ये चीज़ हमें देखना है बहुत अच्छे से, तभी हम समझ पाएंगे कौन सा समास किसमें है। इसी प्रकार से हमारा एक और उदाहरण आ जाता है प्रेम शक्ति। क्या आ जाता है, प्रेम शक्ति। इसको जब विग्रह करेंगे तो प्रेम से शक्ति, मतलब इसमें भी से विभक्ति का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष हुआ। श्रम साध्य, श्रम से साध्य, यहाँ पर भी करण तत्पुरुष हुआ। मद शून्य, मद से शून्य, यहाँ भी करण तत्पुरुष हुआ। इसी प्रकार से कई और उदाहरण आपको परीक्षा में आते हुए मिलेंगे, तो आपको ध्यान देना है कौन सा किस ट्रिक से हम कौन सा समास कैसे पकड़ेंगे, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अगला हमारा जो समास के प्रकार में आता है वो हमारा आता है चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष। अगला हमारा समास में कौन सा समास आता है, चतुर्थी संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान जो है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के जो 6 भेद थे उसी में हमारा तीसरे नंबर पे था संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी। ध्यान देना है, चतुर्थी हमारा संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पर जिस प्रकार से कर्म तत्पुरुष में को का लोप हुआ था, करण तत्पुरुष में से का लोप हुआ था, उसी प्रकार से संप्रदान तत्पुरुष में के लिए किसका लोप होगा, के लिए का। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। कौन सा कारक चिन्ह, के लिए। चतुर्थी संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है, के लिए। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि किसी में जब के लिए का लोप होता है, लोप हो जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा समास आएगा, संप्रदान तत्पुरुष का समास आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। मान लीजिए हम संप्रदान तत्पुरुष में एक एग्जाम्पल आपके सामने बताते हैं, गौशाला। कौन सा एग्जाम्पल है, गौशाला। ये गौशाला कई परीक्षा में आपको पूछा गया है, गौशाला में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। गौशाला मतलब गो के लिए शाला, गो के लिए शाला। तो यहाँ के लिए का लोप हुआ, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हुआ गौशाला में। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि के लिए का लोप होगा। ये चीज़ हमें पकड़ना है कि किसका लोप हो रहा है, उसी से वो हम समास पकड़ पाएंगे। गौशाला में कौन सा समास हुआ, संप्रदान तत्पुरुष। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण है शिक्षालय। तत्पुरुष में संप्रदान तत्पुरुष का अगला उदाहरण कौन सा है, शिक्षालय। शिक्षालय मतलब शिक्षा के लिए आलय। ये चीज़ यहाँ भी के लिए का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हुआ हमारा। अगला हमारा है माल गोदाम। अगला उदाहरण हमारा कौन सा है, माल गोदाम। उदाहरण का नाम क्या आ जाएगा, माल गोदाम। यहाँ भी हमारा संप्रदान तत्पुरुष हुआ। ये चीज़ हमें ध्यान देने हैं। अगला हमारा इसी प्रकार से एक और उदाहरण आ जाता है सभा भवन। सभा भवन, यहाँ भी हमारा सभा के लिए भवन, यहाँ भी हमारा के लिए का लोप हुआ, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हुआ। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। शिक्षालय शिक्षा के लिए आलय, यहाँ भी इसी प्रकार संप्रदान तत्पुरुष हुआ। गौशाला गो के लिए शाला, माल गोदाम माल के लिए गोदाम। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि कहाँ किस विभक्ति का लोप हो रहा है, उसी पर हम पकड़ेंगे कौन सा समास है। यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी हुआ, इसलिए हमें ध्यान देना है। लोक हितकारी, एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, लोक हितकारी।
लोक हितकारी, लोक के लिए हितकर, यहाँ भी हमारा के लिए का लोप हो रहा है, या इसीलिए यहाँ पर हमारा कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। समास के जो अगले क्रम में हमारा तत्पुरुष समास के भेद में हम आपको बता रहे हैं, अगला हमारा आ जाता है पंचमी अपादान तत्पुरुष, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जितने भी एग्जाम्पल आपको बताते चल रहे हैं ये सब परीक्षा में अक्सर आपसे पूछे गए हैं, ये चीज़ हमें नोट करते हुए आगे तैयारी को बढ़ाना है। अगला हमारा कौन सा समास आ जाता है, पंचमी अपादान तत्पुरुष, पंचमी अपादान तत्पुरुष। पंचमी अपादान तत्पुरुष, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। यहाँ पर हमारा से का लोप होगा, से का लोप होगा। करण में भी से का लोप था लेकिन वहाँ पर अलगाव नहीं था, लेकिन पंचमी में जो से होता है इसमें एग्जाम्पल में आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर दो चीज़ों में अलगाव होता है। जैसे ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त, यहाँ अलगाव हो रहा है इसलिए यहाँ पर पंचमी अपादान तत्पुरुष हुआ। उसी प्रकार से देखेंगे कि यहाँ किसका लोप होगा, से मतलब इसका अलगाव होगा, ये चीज़ ध्यान देंगे, से इसमें अलगाव होगा। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, ऋण मुक्त, इसको जब विग्रह करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऋण से मुक्त। क्या होगा, ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त। यहाँ देखिए ऋण से मुक्त मतलब वह ऋण से मुक्त हो गया, इसीलिए यहाँ पर अलगाव हो गया। जहाँ अलगाव की स्थिति होगी वहाँ पंचमी अपादान तत्पुरुष होगा। पंचमी अपादान जो इसका कारक चिन्ह होते से अलगाव, यहाँ पर अलगाव प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर पंचमी अपादान तत्पुरुष हुआ। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। उसी प्रकार से एक और उदाहरण है पदच्युत, पदच्युत, पद से युक्त, ये चीज़ है। अगला उदाहरण इस प्रकार से हमारा आ जाता है कि पथ भ्रष्ट, क्या आ जाता है, पथ भ्रष्ट मतलब पथ से भ्रष्ट, यहाँ भी अलग होने की चीज़ आ रही है, ऋण से मुक्त। इसी प्रकार से पदच्युत, पद से युक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जहाँ पर से चीज अलगाव हो रहा है वहाँ पर कौन सा हमारा समास हो जा रहा है, पंचमी अपादान तत्पुरुष। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। उसी प्रकार से हमारा आ जाता है बलहीन। अगला उदाहरण बलहीन, बल से हीन, यहाँ भी अलगाव की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर पंचमी अपादान तत्पुरुष हुआ। उसी प्रकार दूरागत एक हमारा और एग्जाम्पल है, दूरागत। ये जितने भी एग्जाम्पल हम आपको बताते चल रहे हैं ये सब एग्जाम्पल आपको उदाहरण के तौर पे पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि क्यों किसमें कौन सा समास है, बलहीन में कौन सा समास है, पंचमी अपादान तत्पुरुष, दूरागत में कौन सा समास है, पंचमी अपादान तत्पुरुष। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। वृक्षापतित एक और उदाहरण आपके सामने, वृक्षापतित, तो यहाँ पर भी अलगाव की स्थिति हो रही, वृक्ष से पतित, इसको जब विग्रह करेंगे वृक्ष से पतित, तो जहाँ अलगाव की स्थिति आ जाती है वहाँ पंचमी अपादान चीज़ें आपको दिखाई देंगी, पंचमी अपादान तत्पुरुष यहाँ पर पाया गया। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि इसमें अलगाव होता है, तो ये चीज़ हमें बहुत ही अक्सर ध्यान देना है। आगे हम समास में अगला हमारा भेद आता है षष्ठी संबंध तत्पुरुष। अभी हम आपको बता रहे थे पंचमी अपादान तत्पुरुष, तत्पुरुष के 6 भेद जो बताए गए हैं उसको हम बारी बारी से आप लोगों को बताते हुए चल रहे हैं। आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये सब चीज़ें एग्जाम पे आपको परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जो भी आपके यूपी टेट हो चुका है, जो भी अभी सी टेट चल रहा है, तो इसमें पूछे जाने की समास से संबंधित 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आपके सामने आते हैं। अगला हमारा कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष।
षष्ठी हमारा संबंध तत्पुरुष। अब हम देखेंगे कि षष्ठी संबंध तत्पुरुष हमारा किस उदाहरण में पाया जाएगा, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। यहाँ पर हमारा का की संबंध, जो षष्ठी का संबंध कारक चिन्ह होता है, का की संबंध, यहाँ पर इसका लोप होगा, का की संबंध का लोप होगा। जैसे हमने चतुर्थी में बताया के लिए, पंचमी में बताया से अलगाव, वहाँ पर अलगाव का स्थिति हो रहा था, इसीलिए वहाँ पर पंचमी अपादान तत्पुरुष हुआ। यहाँ पर इसी प्रकार से षष्ठी संबंध तत्पुरुष में का की संबंध का लोप होगा। इसी से समझ में आएगा कि इसमें हमारा षष्ठी संबंध तत्पुरुष हुआ। आज आगे हम इसमें उदाहरण में देखेंगे कैसे षष्ठी संबंध तत्पुरुष हो रहा है, ये चीज़ हम ध्यान से देखेंगे। गंगा जल, हमारा उदाहरण कौन सा है, गंगा जल। गंगा जल, अब इसमें हम इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा का जल। अब देखिए यहाँ पर षष्ठी में आपको बताया कि का संबंध इसका लोप होगा, तो यहाँ पर किसका लोप हुआ, गंगा का जल, का लोप हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ, षष्ठी संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष हुआ, इसी गंगा का जल, गंगा जल। ठीक, आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर किसका लोप हो रहा है, उसी प्रकार हम समझेंगे किसमें क्या जो है समास है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। उसी प्रकार हमारा एक और उदाहरण है राजभवन, राजभवन, राजा का भवन, इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का भवन। यहाँ भी का लोप हुआ है। षष्ठी में क्या बताया आपको, का की का संबंध पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी संबंध तत्पुरुष होता है। इसलिए इसी प्रकार से राजभवन, राजा का भवन, राजभवन में कौन सा समास है, षष्ठी संबंध तत्पुरुष। गंगा जल में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हम इसी प्रकार से देखेंगे कि एक और उदाहरण गृह कार्य, कौन सा है, गृह कार्य, घर का कार्य, इसको जब विग्रह करेंगे उसी प्रकार से हम देखेंगे सूर्योदय, एक उदाहरण हमारा है सूर्योदय, सूर्य का उदय, इसको जब विग्रह करेंगे सूर्य का उदय। ठीक उसी प्रकार से है हमारा समाजोद्धार, एक हमारा कौन सा उदाहरण है, समाजोद्धार, समाज का उद्धार, समाजोद्धार का विग्रह जब करेंगे तो इसका हो जाएगा समाज का उद्धार, तो समाज का उद्धार। इसमें भी हमारा कौन सा समास हुआ, षष्ठी तत्पुरुष। तो ध्यान देंगे षष्ठी तत्पुरुष में का की संबंध का हमारा लोप हो रहा है, इसीलिए हमारा यहाँ पर षष्ठी संबंध तत्पुरुष समास हो रहा है। गंगा जल में कौन सा समास, षष्ठी तत्पुरुष, गंगा का जल, इसका विग्रह करने पर राजभवन, राजा का भवन, इसमें भी हमारा षष्ठी तत्पुरुष है। गृह कार्य, गृह का कार्य, इसमें भी हमारा षष्ठी तत्पुरुष है। सूर्योदय, सूर्य का उदय, इसमें भी हमारा षष्ठी तत्पुरुष है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, का की संबंध इसमें दर्शाया गया है। समोद्धार, इसमें भी हमारा जो है समाजोद्धार, इसका क्या था, समाजोद्धार, समाज का उद्धार, ये चीज़ हमें ध्यान है। यहाँ भी हमारा षष्ठी तत्पुरुष है। ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा समास हो रहा है, ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। अगला हमारा जो है तत्पुरुष समास में अगला हमारा भेद आता है सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा हमारा भेद आता है, सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि कौन सा समास कहाँ पर हो रहा है, सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष कहाँ पर आएगा, ये चीज़ हमें ध्यान दें। सप्तमी का
जो कारक चिन्ह होता है में पर, क्या होता है, में पर। यहाँ पर हमें उदाहरण में देखने को मिलेगा कि में पर का लोप आपको दिखाई देगा, उसी में हमारा सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष होगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। जैसे षष्ठी में का की का संबंध का लोप हुआ था और इसका संबंध दिखाई देने पर हमारा षष्ठी संबंध तत्पुरुष दिखाई दिया था, उसी प्रकार से सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप होगा। इसी से हम जानेंगे कि इसमें हमारा सप्तमी तत्पुरुष है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसका हम उदाहरण देखते हैं। पहला है कवि श्रेष्ठ। उदाहरण में हम देखेंगे कवि श्रेष्ठ। अब ध्यान देंगे कवि श्रेष्ठ में हमारा कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष जो है अधिकरण का है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। कब इसका जब विग्रह करेंगे कवि श्रेष्ठ का, तो इसमें क्या होगा, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। तो कवियों में श्रेष्ठ, यहाँ पर क्या देखिए, सप्तमी तत्पुरुष में पर का चिन्ह जहाँ आपको दिखाई देगा वहाँ पर हमारा सप्तमी तत्पुरुष होगा। इसमें देखिए कवियों में श्रेष्ठ, तो इसलिए हमारे यहाँ पर क्या हुआ, सप्तमी तत्पुरुष हुआ कवि श्रेष्ठ में। कवि श्रेष्ठ में आप कोई पूछेगा कौन सा समास है तो बताएंगे क्या है, सप्तमी तत्पुरुष है। ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। आगे हमें और देखेंगे उदाहरण के तौर पर आत्मनिर्भर। अगला हमारा उदाहरण जो है आत्मनिर्भर, बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि आत्मनिर्भर में कौन सा समास है, तो यहाँ पर भी हमारा सप्तमी तत्पुरुष है। ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। अगला हमारा इसी प्रकार से उदाहरण है वनवास। वनवास, वन में निवास करने वाला मतलब वनवास। यहाँ भी में आया, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, सप्तमी तत्पुरुष। आत्मनिर्भर में पर आया, आत्म पर निर्भर, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हुआ, सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि में पर का जहाँ पर भी जिस भी शब्द में हमको दिखाई देगा वहाँ पर कौन सा समास होगा, सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष होगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण है पुरुषोत्तम। कौन सा उदाहरण है, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, ये चीज़ हम देंगे। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, इसका जब विग्रह करेंगे। इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण जो आपके सामने आते हैं शास्त्र प्रवीण। क्या आता है, शास्त्र प्रवीण मतलब शास्त्रों में प्रवीण। इसका जब विग्रह करेंगे, शास्त्रों में प्रवीण, शास्त्रों में प्रवीण, यहाँ पर किसका चिन्ह है, में आने से हमें पता चल गया कौन सा हमारा समास है, सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष है। इसलिए यहाँ पर पाया गया में आने से। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ठीक, तो ये हमारे हो गए तत्पुरुष समास के भेद में। तो हम जिसको आपको सामने एक एक करके आपको अभी बताया उदाहरण सहित, ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। अगर हम विभक्ति कारक चिन्ह से पकड़ेंगे तभी समझ में आएगा कि हमारा कौन सा समास है। तत्पुरुष समास तो है, तत्पुरुष में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है कि चतुर्थी तत्पुरुष है। ये चीज़ हमें ध्यान, संप्रदान तत्पुरुष है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है, कहाँ पर कौन सा चिन्ह विभक्ति का आ रहा है, उसी से हम पकड़ेंगे कि इसमें हमारा ये समास है। तो समास के प्रकार में हम आपके सामने अगला हमारा समास का प्रकार, ये तो तत्पुरुष हो गया। सबसे पहले हम आपको बताए अव्ययी भाव समास। उसमें हम आपको एक चीज़ें बताए, अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है और इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। दूसरा समास आपको बताया तत्पुरुष समास, इसमें प्रथम पद गौड़ उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा हमारा समास के प्रकार में आ जाता है कर्मधारय समास। कौन सा समास आ जाता है, कर्मधारय, कर्मधारय समास। अब ध्यान देंगे कर्मधारय समास कहते किसे हैं या कर्मधारय समास होता क्या है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि जिस समास के पदों में विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। विशेष विशेषण का संबंध पाया जाता है।
इसे उपमेय उपमान भी कहते हैं। अगर जहाँ जिस समास में अगर देखेंगे विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसमें एक चीज़ खास बात होता है, इसमें जो है विशेषक पहले होता है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसमें जो है विशेषण पहले होता है, किसी की विशेषता जो बताता है वो चीज़ पहले होता है। ये चीज़ इसीलिए इसमें बताया गया कि विशेषण पहले होता है। किस समास में? कर्मधारय समास में। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। कर्मधारय समास हम किसे कहते हैं? जिस समास के पदों में विशेषण विशेष का जो है संबंध पाया जाता है, या कह लें उपमेय उपमान का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसमें विशेषण पहले होता है, ये चीज़ अभी आपको ध्यान देना है। विशेष विशेषण कर्मधारय समास में महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विशेष्य और विशेषण। विशेष विशेषण, तो जिस समास के पदों में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है? कर्मधारय उपमेय उपमान। ध्यान देंगे, जिस समास में हमारा विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। इसमें सबसे पहले हमारा जो है विशेष विशेषण आता है, ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। मतलब जैसे आपके उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, नीलांबर क्या है? उदाहरण में नीलांबर। अब देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से कर्मधारय समास पाया जाता है। नीलांबर मतलब अंबर की विशेषता बता रहा है, कैसा है? नीला है। मतलब जो विशेषता बता रहा है वो सबसे पहले आता है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अंबर की विशेषता कैसी है? नीला है अंबर जो। इसको जब विग्रह करेंगे, नीला है अंबर जो, नीला है अंबर जो, इसलिए ध्यान देंगे कि नीला है अंबर जो। अंबर की विशेषता क्या बता रहा है? कि अंबर कैसा है? नीला है। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की महत्वपूर्ण पहचान क्या है? विशेषण विशेष इसमें होता है, उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है, इसलिए इसमें विशेषण पहले होता है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास। अंबर की विशेषता बता रहा है, कैसा है? नीला है। ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। आगे हम उदाहरण में देखेंगे पति सागर, पीत सागर। क्या देखेंगे? अगला हमारा कौन सा उदाहरण है? पीत सागर। पीत सागर, इसको जब हम विग्रह करेंगे, पीत है सागर जो, क्या होगा? पीत है सागर जो। इसमें सागर की विशेषता बता रहा है कि पीत है सागर जो, इसलिए इसमें कौन सा समास हमारा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। उसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण है नीलोपल, जो आपको अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। नीलोपल, इसमें भी हमारा कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। जितने भी उदाहरण आपको बताते चल रहे हैं, ये भी अक्सर परीक्षा में आए हुए हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। पीत सागर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण आ जाता है महात्मा। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। ये चीज़ हम दिख जाता है कि कौन सा समास किसमें है। सबको जब देखेंगे महात्मा, ये भी विशेषता बता रही है, महान है आत्मा। तो ये चीज़ ध्यान देंगे, कर्मधारय समास हमारा किसमें कहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक, तो इसी प्रकार से आगे एक और उदाहरण है परमेश्वर। क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर में हमारा कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ये चीज़ ध्यान देंगे। उसी प्रकार से महोषध एक और उदाहरण है, महोषध। महोषध में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। सन्मार्ग एक और उदाहरण आपके सामने है, सन्मार्ग।
सन्मार्ग में भी कौन सा समास है, जो है हमारा कर्मधारय समास है। इसको जब हम विग्रह करेंगे, सत है मार्ग जो, सत है मार्ग जो, सत है मार्ग जो, इसको विग्रह करने पर आ रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि कौन सा समास किस में आ रहा है। सन्मार्ग में भी कर्मधारय समास, परमेश्वर में भी कर्मधारय समास, महोषध में कौन सा समास, कर्मधारय समास, नीलोत्पल में कर्मधारय समास, महात्मा में भी कर्मधारय समास, पीत सागर में कौन सा समास, कर्मधारय समास, नीलांबर में कौन सा समास, कर्मधारय समास। इसका विग्रह करने पर नीला है अंबर, जो अंबर की विशेषता बता रहा है कि कैसा है, नीला है। इसमें एक खास बात है कर्मधारय समास की कि इसमें विशेषण विशेष संबंध या उपमेय उपमान का संबंध पाया जाता है और विशेष पहले आता है। ये चीज़ जो विशेषता बताता है वो शब्द पहले आता है, जैसे नीलांबर, अंबर कैसा है, नीला है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि कौन सा समास किस प्रकार से हम जान पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। तो समास के प्रकार में अगला समास जो हमारा आता है उस पर हम चर्चा करेंगे, द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। जितने भी समास के उदाहरण हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, सब परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ये चीज़ आपको ध्यानपूर्वक देंगे तभी आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे कौन सा समास कहाँ पर है। अगला हमारा जो चौथा समास है कौन सा है, द्विगु समास। द्विगु समास कौन सा समास है, द्विगु समास। द्विगु समास की खास विशेषता है कि इसमें जो है द्विगु समास होता क्या है, इसमें जो है संख्यावाची, मतलब दिखाई देगा शब्द से कि संख्यावाची शब्द है अगर, तो वहाँ पर हम बताएंगे कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो द्विगु समास को हम परिभाषा के रूप में इस प्रकार देख सकते हैं, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। जिस समास में प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची, प्रथम पद संख्यावाची। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। तो इसी प्रकार हम इसको कह सकते हैं, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है और उससे समूह का बोध होता है, उससे क्या होता है, समूह का बोध होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी पहचान है, प्रथम पद क्या होगा, संख्यावाची, मतलब पद देखने से पता चल जाएगा कि इसमें संख्या का बोध हो रहा है। इससे हम जान जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास है। द्विगु समास की पहचान भी है, संख्यावाची शब्द इसमें पाए जाते हैं अक्सर। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। इसके हम उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे आपका एक एग्जाम्पल हो गया नवग्रह। उदाहरण में क्या आ गया, नवग्रह। अब इसको अगर विग्रह करेंगे तो इसको होगा नवग्रहों का समूह। क्या होगा, नवग्रहों का समूह, नवग्रहों का समूह। तो ध्यान देंगे, नवग्रह, इसमें संख्या आ रही है कितनी, 9। इससे पता चल गया कौन सा समास है, द्विगु समास है। अब इसमें जब देखेंगे तो विग्रह करने में नवग्रहों का समूह, इसी हम जान जाएंगे कि संख्यावाची शब्द हमारा कौन से समास में आता है, द्विगु समास। ठीक इसी प्रकार से हमारा और उदाहरण आ जाता है, त्रियुगी, 3 युगों का समाहार। त्रियुगी, 3 युगों का समाहार, इसका जब विग्रह करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण है त्रिफला। क्या है, त्रिफला। पहला शब्द क्या आ रहा है, सब संख्यावाची आ रहे हैं, त्रिफला, 3 फलों का, त्रियुगी, 3 युगों का मुंह। इसी प्रकार से सब संख्यावाची शब्द पहले अगर आप पहला पद संख्यावाची दिख जाए तो वहाँ जान लीजिए कौन सा समास है, द्विगु समास है। ये चीज़ हम पकड़ लेंगे पहले पद से कि इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण है त्रिभुवन। त्रिभुवन, यहाँ भी संख्यावाची शब्द है, इसलिए अब यहाँ पर कौन सा समास है, द्विगु समास। इसी प्रकार से पंचरत्न, पंचरत्न। एक और आपका उदाहरण आ जाता है नवरत्न। ये सब उदाहरण आपको परीक्षा में पूछे गए हैं कि नवरत्न में कौन सा समास है, द्विगु समास है। पंचरत्न में कौन सा समास है, द्विगु समास है।
त्रिभुवन में कौन सा समास है? द्विगु समास है। त्रियुगी में द्विगु समास है। त्रिफला में द्विगु समास है। तो पंचपात्र। अगला हमारा ठीक उसी प्रकार से हमारा एक और उदाहरण आ जाता है पंचपात्र। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। इसको जब विग्रह करेंगे, 5 पात्रों का समाहार, तो इससे पता चल जा रहा है कि संख्यावाची शब्द है, इसमें यहाँ पर कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। तो हम शब्द से पकड़ लेंगे कि अगर संख्यावाची शब्द है, प्रथम पद संख्यावाची है, तो वहाँ पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास है। और ठीक उसी प्रकार से नवग्रह, इसमें संख्या 9 की बात चर्चा हुई है, तो नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, यहाँ भी द्विगु समास। ठीक इसी प्रकार त्रियुगी, त्रिफला, त्रिभुवन, पंचरत्न, नवरत्न, पंचपात्र, सभी में हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगले हम समास के प्रकार में आगे हम चलते हैं, बहुब्रीहि समास। क्या है नाम समास का? बहुब्रीहि समास। तो हम द्विगु समास में जाने कि प्रथम पद संख्यावाची होता है, इसी से हम जान जाते हैं कि इसमें हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास है। अब अगला हमारा आ जाता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा सबसे पहले हम जान लेते हैं, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं या कहाँ पर बहुब्रीहि समास पाया जाता है। तो बहुब्रीहि समास में एक खास विशेषता है कि इसमें न पहला पद प्रधान होता है, न अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें किसी तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है, मतलब इसमें हम किसी तीसरे पद की प्रधानता देखते हैं, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। इसमें दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, ये सबसे प्रमुख विशेषता है बहुब्रीहि समास की। इसमें दोनों पद के अलावा किसकी विशेषता होती है? तीसरे पद की, तीसरे पद की प्रधान, तीसरे पद की प्रधानता हो, तीसरे पद प्रधान होता है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि इसमें दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है, उससे वहाँ पर हमारा बहुब्रीहि समास पाया जाता है। किसी में प्रधानता नहीं होती, मतलब न पहला पद प्रधान होता है, न अंतिम पद प्रधान होता है, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं। ये चीज़ ध्यान देंगे कि बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होगा, न अंतिम पद, दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है, वहाँ पर हमारा कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ये चीज़ हमें ध्यान देंगे कि अन्य पद की प्रधानता पाई जाती है, और अन्य पद की प्रधानता से इस समास का जो उदाहरण में आपको लोग देखेंगे कि किसी तीसरे अर्थ की प्राप्ति होती है। जैसे तीसरे अर्थ का मतलब क्या हो गया? जैसे दशानन। अब देखिए उदाहरण में महत्वपूर्ण उदाहरण है दशानन। अब इसका जब हम विग्रह करेंगे कि 10 मुख हैं जिसके, इसका जब विग्रह होगा 10 मुख हैं जिसके। अब देखिए यहाँ पर कैसे तीसरे पद की प्रधानता आ रही है। दशानन, 10 मुख हैं जिसके। अब 10 मुख किसके हैं? इसका मतलब 10 मुख किसके थे? रावण के। किसके थे? रावण के। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 10 मुख हैं जिसके। अब रावण की तो बात इसमें आई नहीं थी दशानन में, इसलिए रावण कहाँ से आ गया? तो हमने आपको सबसे पहले बताया इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है, और तीसरा पद जो है बताता है किसी अर्थ की प्राप्ति करता है। तो अर्थ में हमारा क्या आया? रावण आया। तो यहाँ पर रावण की चर्चा तो हुई नहीं थी, तो विशेषता आ गई कि 10 मुख हैं जिसके। 10 मुख वाला कौन होता है? रावण होता है, इसलिए यहाँ पर तीसरे पद में रावण आ गया। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। दशानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ये बहुत बार एग्जाम्पल आपको उदाहरण में कई बार आपको परीक्षा में पूछे गए हैं कि दशानन में कौन सा समास है, ध्यान देंगे। तो अगला हमारा इसी प्रकार से एक और उदाहरण है गजानन। गजानन, गजानन, यहाँ भी तीसरे पद की हमारी प्रधानता है। गज के समान आनन वाला, अर्थात गणेश। गज के समान आनन वाला कौन हो गया? गणेश। गज के समान
आनन वाला। कौन हो गए? गणेश। यहाँ भी तीसरे पद की प्रधानता पाई गई और तीसरा अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? गणेश। जैसे दशानन में 10 मुख हैं जिसके रावण आया, उसी प्रकार गजानन में एक तीसरे अर्थ की प्राप्ति गणेश की हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? बहुब्री समास है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। अगला हमारा उदाहरण में आ गया घन श्याम। घनश्याम में हमारा कौन सा समास है? बहुब्री समास। घन के समान श्याम अर्थात कृष्ण। इसका जो तीसरा अर्थ में आएगा कृष्ण, कृष्ण को ही हम घनश्याम भी कहते हैं। घन के जो है समान श्याम वाले, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया है। ये भी उदाहरण आपका बहुब्री समास में महत्वपूर्ण है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। आगे हम देखेंगे उसी प्रकार से हमारा है लंबोदर। एक और उदाहरण आपको कौन सा है? लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, इसका जो विग्रह करेंगे, लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका अर्थात श्री गणेश। इसमें भी तीसरे अर्थ की प्राप्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है? बहुब्री समास। मतलब तीसरे अर्थ जहाँ कहीं भी दिखे, दोनों पद प्रधान न हो, तीसरा अर्थ दिखे तो वो समझ जाइए हमारा कौन सा समास है? बहुब्री समास है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। उसी प्रकार से हमारा एक उदाहरण एक और है त्रिनेत्र। क्या है? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों वाला। कौन है? शंकर। शंकर को हम त्रिनेत्र वाला भी कहते हैं। यहाँ भी हमारा बहुब्री समास हुआ। चतुर्भुज। अगला हमारा उदाहरण में चतुर्भुज। चतुर्भुज में भी देखेंगे हमारा कौन सा है? विष्णु। ये भी तीसरे अर्थ के 4 भुजाओं वाले अर्थात विष्णु। ये चीज़ ध्यान देने कि यहाँ कौन सा समास हो रहा है। इसी प्रकार से जलज। जलज अर्थात जल से उत्पन्न। जल से उत्पन्न क्या? कमल। कमल कहाँ होता है? जल में, इसलिए यहाँ पर बहुब्री समास है। ये बहुत ही बार पूछे गए हुए उदाहरण में है। जलज में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? बहुब्री समास है। लंबोदर में कौन सा है? बहुब्री समास है। गजानन में कौन सा समास है? बहुब्री समास। ठीक इसी प्रकार से कई एग्जाम्पल बहुब्री समास के आपको देखने मिलते हैं। नीलकंठ में भी आपका बहुब्री समास है। नीलकंठ। इसका जब विग्रह करेंगे जो है नीला है कंठ अर्थात शिव का। शिव उसी प्रकार बीड़ा पाड़। बीड़ा है पाड़ अर्थात बीड़ा पाड़। सरस्वती की बात आती है, बीड़ा है पाड़ जिसके सरस्वती। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। ठीक इसी प्रकार से कई उदाहरण आपको देखते हुए चलेंगे। तो हम समास के प्रकार में अगला हमारा समास आ जाता है 6वां और अंतिम द्वंद्व समास। अभी आप लोग देख रहे थे कि बहुब्री समास क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि बहुब्री समास कहाँ पर है, किस शब्द में। तो उसमें सबसे बड़ा जो है आपको बताया कि पहचानने का तरीका, इसमें न पहला पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान, मतलब दोनों पद प्रधान न होकर के किसी तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है। जैसे उदाहरण में हम आपको बताए दशानन। दशानन में 10 है आनन अर्थात 10 मुख वाले कौन है? रावण है। तो वहाँ रावण की बात आती है, तो वो रावण की चर्चा तो दशानन में की नहीं गई कि रावण की बात कैसे आई। तो वहाँ पर ये बताया हम आपको परिभाषा में कि यहाँ पर तीसरे अर्थ की जो है तीसरे पद की प्रधानता होती है और एक तीसरा पद जो प्रधान होता है वो अर्थ की प्राप्ति करता है। ये चीज़ इसलिए यहाँ पर हमारा बहुब्री समास हुआ था। आगे हम देखेंगे एक समास के अगले जो प्रकार है कौन सा है हमारा? द्वंद्व समास। 6वां है द्वंद्व समास। कौन सा समास है हमारा? द्वंद्व समास। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वंद्व समास कहते किसे हैं या द्वंद्व समास होता क्या है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो द्वंद्व समास में देखेंगे द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी।
मतलब प्रथम पद प्रधान और उत्तर पद भी प्रधान होते हैं। ये चीज़ हम पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में ये चीज़ देंगे, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान। तो ध्यान देंगे कि पूर्व पद व उत्तर पद अर्थात दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं, तो द्वंद्व समास में होते हैं। आपको परिभाषा के रूप में दे देगा परीक्षा में कि वह कौन सा समास होता है जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। मतलब दोनों पद प्रधान होने वाले समास को क्या कहते हैं, तो द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास की परिभाषा भी आपको ध्यान देना है कि अक्सर परीक्षा में आपको परिभाषा के रूप में भी एक क्वेश्चन बना लेता है और पूछ भी लेता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें जो अवयव शब्दों के बीच अव्यय और अथवा या का लोप होगा। किसका लोप होगा, अवयव और अथवा या का, अवयव या का लोप होगा। ये चीज़ ध्यान देंगे कि इसका एक महत्वपूर्ण पहचान है, अवयव अव्यय और अथवा या का लोप होगा। अव्यय अथवा या का लोप होगा किसमें, जो है द्वंद्व समास में। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि पूर्व पद व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। कौन से समास होगा, द्वंद्व समास होगा। इसमें अवयव अव्यय या का लोप होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जहाँ भी आपको ये चीज़ मिलेगा तो वहाँ पर कौन सा समास होगा, जो है द्वंद्व समास होगा। अवयव अथवा या का लोप होगा, ये चीज़ देखेंगे। इसमें एक चीज़ और आएगा बीच में, और का ज़्यादातर दिखता है कि कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें और आपको दिखाई देगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे हम द्वंद्व समास का उदाहरण में कि माता पिता। पहला उदाहरण क्या है हमारा, माता पिता। इसमें जो है अव्यय चिन्ह और बाद में इसका जब हम विग्रह करेंगे इसका क्या हो जाएगा, माता और पिता। क्या होगा, माता और पिता, माता और पिता। तो हम शब्द से जान जाएंगे कि हमारा यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। जो है बीच में अव्यय चिन्ह हमारा दिखाई दिया और इसमें और का लोप हुआ। माता पिता, माता और पिता, इसका जब विग्रह करेंगे तो यहाँ हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक इसी प्रकार से हमारे कई उदाहरण हैं। सीताराम, सीता राम, इसका जब विग्रह होगा सीता और राम, सीता और राम, सीता और राम। यहाँ हमारा कौन सा समास हुआ, अव्ययी। यहाँ हमारा कौन सा समास हुआ, द्वंद्व समास। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि शब्द से हम पकड़ेंगे कौन सा हमारा समास हो रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। इसी प्रकार से कई और भी उदाहरण हैं हमारे द्वंद्व समास के। जैसे देख लीजिए राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, इसका जब विग्रह करेंगे तो राधा और कृष्ण हो जाएगा, राधा और कृष्ण हो जाएगा। ठीक है। इसमें अव्यय चिन्ह का और का लोप हो रहा है। देखिए अव्यय चिन्ह डैश का लोप हो रहा है, इसलिए हम समझ जाएंगे कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। माता पिता, राधा कृष्ण। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा और भी उदाहरण हैं। रात दिन, रात दिन, रात दिन में भी हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। दाल रोटी, अगला हमारा है कौन सा उदाहरण, दाल रोटी। दाल रोटी में कौन सा समास है हमारा, द्वंद्व समास है। एक चीज़ हम ध्यान देंगे, ये जो पद रहते हैं अक्सर विलोम शब्द रहते हैं। जैसे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, ये विलोम, राधा का विलोम हो गया कृष्ण, तो इसमें विलोम रहेगा, विलोम के साथ ही रहते हैं शब्द।
तो इसी में हम जानेंगे कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अगर समान शब्द आ जाएंगे तो वहाँ द्वंद्व नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान देंगे। रात दिन, रात का विलोम क्या होगा, दिन, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। अगर दिन दिन हो गया तो वहाँ द्वंद्व नहीं होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे प्रतिदिन, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो गया था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विलोम के साथ शब्द होते हैं, इसी में हमारा द्वंद्व समास होगा, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। ऐसे कई उदाहरण हैं। लव कुश हो गया आपका, लव कुश, भेड़ बकरी हो गई आपकी, भेड़ बकरी, ये सब हमारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से आपका शिव पार्वती, शिव पार्वती, ये भी आपका उदाहरण आपका द्वंद्व समास का है। हरि शंकर हो गया आपका, एक और शब्द आपका हरि शंकर, हरि और शंकर, इसमें आपका भी द्वंद्व समास हो गया। धनुर्बाण, धनुष और बाण, यह भी आपका उदाहरण में आ गया। धनुर्बाण, धनुर्बाण, इसमें भी राम लक्ष्मण, इसमें भी आपका द्वंद्व समास हो गया। राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, तो इसमें हम देखेंगे कि द्वंद्व समास हमारा वहीं पर होगा जहाँ विलोम के साथ शब्द रहेंगे, और इसमें या और जो है और का लोप होगा। जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण हो गया। रात और दिन, रात दिन का रात और दिन हो गया। दाल रोटी, दाल और रोटी हो गया। लव कुश, लव और कुश हो गया। भेड़ बकरी, भेड़ और बकरी हो गए, इसमें हमारा द्वंद्व समास है। शिव पार्वती, शिव और पार्वती द्वंद्व समास है। हरि शंकर, हरि और शंकर। धनुर्बाण, धनुष और बाण। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। तो हम देखेंगे कि ऐसे शब्दों में हमारा कौन सा समास आ रहा है, द्वंद्व समास। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। जितने भी उदाहरण हैं सब परीक्षा में आपको पूछे हुए उदाहरण हैं, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे हम जो है समास में जो प्रकार आपको बताया, द्वंद्व समास जो है आपका अव्ययी भाव समास, और आपका तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास के 6 भेद। तो हम आपको बारी बारी से जो जितने भी समास की चर्चा किए हैं अभी, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके जितने भी उदाहरण बताए हैं सब उदाहरण आपको परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो हम जानेंगे कि कौन सा समास किसमें आ रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देंगे, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम आपको सबसे पहले कुछ ट्रिक के बारे में बताते हैं, जो समास में ट्रिक से आप अभी तक हम आपको विस्तार से बताया कि कैसे कौन सा समास हो रहा है। अब हम कुछ ट्रिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ट्रिक, समास का ट्रिक, कैसे हम जानेंगे कौन सा समास, हम तुरंत शब्द देखते ही पहचान जाएंगे कौन सा समास है, शब्द को देखते ही। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, समास को अगर देखा जाए तो हम क्या कहते हैं, संक्षिप्तीकरण। समास को क्या कहते हैं, संक्षिप्तीकरण भी कहते हैं। ये भी आपको पूछा गया है परीक्षा में। संक्षिप्तीकरण किसे कहते हैं, समास को कहते हैं। संक्षिप्तीकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। कि ये चीज़ हमें ध्यान देना है। और समास को और चीज़ों में ध्यान देखेंगे कि समास को कई बार आपसे पूछा गया है कि परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। कि और एक चीज़ ध्यान देंगे आपको, समास में 2 शब्द आपके मिलते हैं, 2 शब्द मिलते हैं। समास में क्या मिलते हैं, 2 शब्दों का परस्पर मेल होता है, तो वहीं पर हमारा समास होता है। और जबकि संधि में क्या था, 2 वर्ण का मेल होता था। 2 शब्द का मेल किसमें होता है, समास में। और 2 वर्ण का मेल किसमें होता है, संधि में। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। संधि में क्या होता था, 2 वर्णों का मेल होता था। समास में 2 शब्दों का मेल होता है। कई बार परीक्षा में जो पूछा जाता है कि 2 शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसे हम समास कहते हैं। 2 वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं, और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि
शब्द का मेल होने पर समास हो रहा है, दो वर्ण का मेल होने पर संधि हो रहा है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे, ट्रिक से पता चल जाएगा कि क्या मेल हो रहा है। तो आगे हम देखेंगे कि समास के जो 6 प्रकार हमने आपको अभी बताए कि द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और छठवां क्या है, बहुब्रीहि समास। तो इसमें हम बारी बारी से आपको चर्चा करते हुए चले। तो आगे हम ट्रिक से कैसे जानेंगे कौन सा समास हमारा है। तो सबसे पहला हम ट्रिक आपको बताते हैं द्वंद्व समास में। कौन से समास में, द्वंद्व समास का ट्रिक में कि कैसे हम जानेंगे कि द्वंद्व समास यहाँ पर है। इसमें एक चीज़ देखेंगे कि योजक चिन्ह का लोप, इसमें क्या होगा, योजक चिन्ह और का लोप होगा। ये चीज़ हम ध्यान देंगे कि जहाँ योजक चिन्ह रहेगा और वह का लोप होगा वहीं पर हमारा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे आपको उदाहरण में हम अभी आपसे बताए थे कि माता पिता, क्या हो गया आपका, माता पिता। तो इसमें आप देखिए योजक चिन्ह क्या आया, ये माता पिता के बीच में योजक चिन्ह आया, इसका विग्रह करने पर क्या होगा, माता और पिता। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। तो आपस में क्या होगा, विलोम होते हैं। इसकी एक खासियत बात है, द्वंद्व समास में क्या होगा, आपस में विलोम होगा। आपस में क्या होते हैं, विलोम। ये ट्रिक से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। माता का विलोम पिता, पिता का विलोम माता, आपस में विलोम होगा और योजक चिन्ह का और का लोप होगा। इसलिए समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, इसी प्रकार से हम समझेंगे कि कौन सा समास कहाँ पर हो जा रहा है। जैसे और आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि द्वंद्व समास में अगर समान शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा, ये ध्यान देंगे। जैसे दिन दिन, दिन रात में तो द्वंद्व समास हो गया, लेकिन दिन दिन में हमारा द्वंद्व समास नहीं होगा। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। समान शब्द आ जाएंगे तो वहाँ पर हमारा योजक चिन्ह के साथ वहाँ पर नहीं होगा, और जब विपरीत के साथ योजक चिन्ह आ जाएगा तो वहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे हम ट्रिक में देखेंगे कि द्विगु समास का क्या ट्रिक है, कैसे हम पहचानेंगे कि द्विगु समास हमारा है। ये तो द्वंद्व समास की बात हो गई। आगे क्या है गया, द्विगु समास। द्विगु समास का सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक ये है आपकी कि द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। सबसे पहले हम आपको अभी चर्चा भी किए, क्या होगी, संख्या प्रधान। इसका जो पद होगा वो संख्या प्रधान होता है, पहला पद। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। जैसे आपका उदाहरण में देखिए नवरत्न, आपको अभी बताए हम नवरत्न। तो इसमें सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आपका संख्या प्रधान होता है। नवरत्न, त्रिरत्न, आपके ऐसे ही कई जो है उदाहरण आपके संख्यावाची शब्द जहाँ भी दिख जाए वहाँ हमारा कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। आगे हम देखेंगे कि कर्मधारय समास क्या, कैसे आप 1 सेकंड के अंदर जान जाएंगे कि कौन सा समास है। कर्मधारय समास की ट्रिक कैसे हम पता चल जाएगा, ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय, कर्मधारय में एक चीज़ देखेंगे कि पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष होता है। क्या होगा, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। उत्तर पद क्या होगा हमारा, उत्तर पद विशेष से होगा। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। जब देखेंगे शब्द में पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है तो हमारा कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लीजिए काली मिर्च, काली मिर्च। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो विशेषता मिर्च की बता रही है काली,
वो पहले है। पूर्व पद विशेषण होता है, आपको बताया पहले ही कि पूर्व पद विशेषण किस में होगा, कर्मधारय में। उत्तर पद विशेष किस में, कर्मधारय में। तो काली मिर्च, मिर्च की विशेषता क्या बता रही है कि मिर्च कैसी है, काली है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान देना है। काली मिर्च, काली और मिर्च, ये चीज़ ध्यान देना है कि इसको एक चीज़ और ध्यान देना है कि शब्दों को तोड़ लेना है। क्या करेंगे, शब्दों को तोड़ लेंगे। काली मिर्च, काली को अलग, मिर्च को अलग, काली या मिर्च, तो ये चीज़ पता चल जा रहा है। मिर्च की विशेषता क्या है, काली है, यहाँ पर क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि विशेषता बताने वाले शब्द पहले होते हैं। ये हमारा कर्मधारय का ट्रिक हो गया। और जो है पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष किस में होता है, कर्मधारय में होता है। तो ये कर्मधारय समास हमारा हो गया। आगे हम देखेंगे जो है अव्ययी भाव समास में कैसे हम समझेंगे कि ये अव्ययी भाव समास क्या, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास की महत्वपूर्ण ट्रिक में अगर देखेंगे कि इसमें प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द होगा। इसमें क्या होगा, उपसर्ग। अव्ययी भाव समास की प्रमुख विशेषता क्या, उपसर्ग। जहाँ पर उपसर्ग दिखेगा वहाँ आप समझ जाइए कि कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। उपसर्ग जानते ही क्या होता है, शब्द के पहले लगता है और अर्थ परिवर्तित कर देता है। उपसर्ग प्रत्यय आपका क्या होता है, शब्द के बाद लगता है और उसका भी अर्थ बदल देता है। तो उपसर्ग लगे हुए शब्द अगर दिखें आपको तो हमारा कौन सा समास हो गया, अव्ययी भाव समास हो जाता है। जैसे यथास्थान, यथास्थान, यथाशक्ति, आजीवन, ऐसे ही कई उदाहरण आपको दिखते हैं अव्ययी भाव समास में। तो इसमें एक खास विशेषता क्या है, उस उपसर्ग लगे रहेंगे आपके। अगला हम देखेंगे कि बहुब्री समास को हम कैसे तुरंत अचानक मतलब देखते ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमारा बहुब्री समास है। बहुब्री समास, तो बहुब्री समास में आपको बताए थे कि तीसरे अर्थ का बोध होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। तीसरे अर्थ का बोध होगा बहुब्री समास में, तीसरे अर्थ का बोध होता है और कोई पद प्रधान नहीं होता है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। जहाँ पर देख गया आपका तीसरा अर्थ निकल रहा है और तीसरे पद की प्रधानता पाई जा रही है, वहाँ पर हमारा बहुब्री समास हो गया। दशानन में हम आपको उदाहरण बताए थे दशानन का। दशानन में 10 है आनन, 10 मुख वाले अर्थात रावण। यहाँ तीसरे अर्थ की जो है प्राप्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर बहुब्री समास हुआ। ये चीज़ हमें ध्यान देंगे। और हम तत्पुरुष समास की ट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। तत्पुरुष समास, समास का नाम क्या है, तत्पुरुष समास। इसमें हम देखेंगे कि तत्पुरुष समास हम कैसे देखते ही पहचान पाएंगे कि हमारा तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में हम 6 भेद बताए थे। उसमें आपका कारक का बहुत ही बड़ा रोल होता है। कारक जो है कर्म में कर्म कारक और संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तत्पुरुष, ये 6 प्रकार के तत्पुरुष आपको अभी चर्चा की। जैसे रोगग्रस्त, एक उदाहरण था आपका रोगग्रस्त। अब इसमें अगर देखेंगे कि कौन सा तत्पुरुष है, मतलब रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, तो यहाँ पर हमारा करण तत्पुरुष तृतीया संप्रदान करण तत्पुरुष पाया गया, इसलिए यहाँ पर करण तत्पुरुष हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान देना है कि आगे ऐसे आपका एक आ गया शब्द रोग मुक्त, रोग मुक्त। अब यहाँ पर करण तत्पुरुष नहीं हुआ, रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। तो यहाँ पर हमारा जो है रोग से मुक्त, अपादान आ गया आपका, इसी अलगाव प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर पंचमी अपादान तत्पुरुष हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है कि हमारा कौन सा शब्द देखने के बाद लगे कौन सा समास है। ये चीज़ आपको ट्रिक से पकड़ना है। उपसर्ग वाला दिखे तो आपका अव्ययी भाव समास, और जहाँ तीसरे पद की प्रधानता हो रही है वहाँ बहुब्री समास। तत्पुरुष समास में आपको 6 भेद बताए थे, तो उसमें आपको विभक्ति से पहचानेंगे। कर्म है को का लोप हुआ, करण है से का लोप हुआ, संप्रदान है के लिए का लोप हुआ, अपादान से अलगाव का लोप होता है, संबंध में का के की का बोध पाया जाता है,
अधिकरण में पर का लोप होता है, तो इसे हम पकड़ लेंगे कौन सा हमारा समास है। अव्ययी भाव में जो है आपका उपसर्ग की प्रधानता पाई जाती है, उससे कोई शब्द रहेगा उसमें उपसर्ग लगा दिखाई देगा, उससे हम पकड़ लेंगे कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व समास में हमारा योजक चिन्ह दिखता है, जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, ये सब आपका किसका है, उदाहरण द्वंद्व समास का है। यहाँ पर योजक चिन्ह और का लोप होता है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता पाई जाती है, जैसे नवरत्न, त्रिनेत्र, ये सब चीज़ें आपके जो है द्विगु समास आपका संख्यावाची होता है। तो इसी प्रकार आपके जो जितने भी हम समास पे आपकी चर्चा की, ये सब आपको परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको कृपया लाइक करें और शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम लोग को मोटिवेट का काम मिले, और हम लोग जब मोटिवेट होंगे तो आपको और भी अध्ययन सामग्री प्रदर्शित करते रहेंगे। और एक चीज़ और, हमारा रोज़ लाइव क्लास सुबह शाम प्रतिदिन जो है चैनल पर दिया जा रहा है आपको निःशुल्क। ये चैनल का मुख्य उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग से दूर हैं, घर पे रहते हैं, तो उनको तैयारी का एक साधन नहीं मिल पाता, तो ये आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे आप लोग कि अच्छे से मार्क परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।